सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं बच्चों। और आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में और 1 में हम लोगों ने करंट क्या है, ईएमएफ क्या है, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारा वहां पे रहा था। अब आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर है, आप कह सकते हैं वहां पे हमने अब डेरिवेशन थोड़ी सी शुरू करनी है। अभी तक हमारे दोनों लेक्चर्स में कोई भी डेरिवेशन नहीं आई है। एक छोटा सा वो टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले के लिए तो वो हमने प्रोपोर्शनल कर करके उसको प्रूव किया, और वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो अभी तक कोई डेरिवेशन नहीं है। लेकिन आज के लेक्चर में हमारे को 2-3 डेरिवेशंस मिलेंगे और सारे की सारी इंपॉर्टेंट होंगी। और शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो एक छोटे से टॉपिक से, इसको बोलते हैं कलर कोडिंग। अब कलर कोडिंग जो है, अगेन वो हमारे सिलेबस में 2 साल से तो नहीं आ रहा है, और इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं आते, लेकिन एंट्रेंस में इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मुझे लगा कि करा देते हैं। 5-10 मिनट का टॉपिक है। कलर कोडिंग में क्या होता है, देखो मार्केट में जब रजिस्टर्स आते हैं, रजिस्टर्स पता होगा, ऐसे डिवाइस जो रेजिस्टेंस देने के लिए बनाए जाते हैं उनको रजिस्टर्स बोलते हैं। अब रजिस्टर्स की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, कभी 1 लाख ओम, 2 लाख ओम मान लो, या 10⁻² ओम, या 1.5 10⁻³ ओम। तो अब इतनी बड़ी वैल्यू को छोटे से रजिस्टर पे लिखा नहीं जा सकता। आई होप आपको पता हो, रजिस्टर्स जो होते हैं उनका जो साइज होता है वो चावल के दाने जितना है, थोड़ा सा और मोटा होता है, बस साइज उतना ही होता है, लंबाई उतनी होती है। अब इतने छोटे रजिस्टर पे हम ऐसी वैल्यू लिख नहीं सकते। तो अगर एक रजिस्टर आपने पैकेट से निकाला, पैकेट पे तो लिखा हुआ था लेकिन आपने निकाल दिया, अब आप उसको यूज करो तो आपको उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी। तो इसलिए हम लोगों ने एक तरीका बनाया, इसको कलर कोडिंग बोलते हैं। हमने क्या किया, अलग अलग कलर्स का अलग अलग मतलब बना दिया। जैसे कि अगर ब्लैक है तो उसका मतलब 0 है, ब्राउन है तो 1 है, रेड है तो 2 है, ऐसे करते करते व्हाइट है तो 9 है। और यहाँ पे भी कुछ मतलब ये बताऊंगा, गोल्ड है तो 5% एरर है, सिल्वर है तो 10% एरर है, और चौथा बैंड नहीं है, इसका क्या मतलब बताऊंगा अभी, तो 20% एरर है। अब ये वैल्यूज आपको याद करनी है। इसको याद करने का एक निमोनिक्स होता है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, ऐसे करके याद करते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल क्या है, जैसे कि मान लो आपको एक रजिस्टर मिला, और उस रजिस्टर के अंदर आपको कुछ बैंड्स मिले। जैसे कि पहला जो बैंड मिला वो मान लेते हैं रेड कलर का मिला, दूसरा बैंड जो मिला वो आपको रेड कलर का मिला, ठीक है ना, और तीसरा बैंड जो आपको मिला लेट्स से वो ग्रीन कलर का मिला, और चौथा बैंड जो आपको मिला मान लेते हैं वो गोल्डन कलर, ये गोल्डन कलर है। चौथा बैंड हमेशा थोड़ा स्पेस देके बनाया जाता है, या तो चौथा बैंड होता ही नहीं है, और अगर होता है तो वो स्पेस देके बनाया जाता है। अब अगर आप देखें तो रेड रेड, जैसे रेड का मतलब 2 है और ग्रीन का मतलब हमारे पास 5 है, तो इसका मतलब हमारे पास 2 है, इसका मतलब 2 है, इसका मतलब 5 है, और गोल्डन बैंड का मतलब 5% का एरर है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर मुझे वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लिखना होगा तो पहले 2 कलर पहली 2 डिजिट डिसाइड कर देते हैं, यानी 1s और 10s को डिसाइड कर देते हैं। तो ये डिसाइड करता है 10s, ये डिसाइड करता है 1s, और इनटू में जो तीसरा बैंड होता है वो 10 की पावर को डिसाइड करता है। तो इसका रेजिस्टेंस हो गया 22 इंटू में 10 की पावर 5, और जो चौथा बैंड है वो एरर डिसाइड करता है कि इसमें हमारे पास 5% का एरर भी होगा। तो ये आई होप आपको पता है कि परसेंटेज से एरर कैसे निकालते हैं, इसका 5% जो है वो एरर होगा, है ना। अब ये इस ओवरऑल रजिस्टर की वैल्यू हो जाएगी। मान लो एक और आया, है ना, जैसे एक यहाँ पे और है, मान लो हमारे पास ये एक रजिस्टर है, और इसमें हमारे पास जो पहला बैंड है मान लेते हैं वो ब्लू कलर का है, ठीक है जी। पहला बैंड जो है वो ब्लू कलर का है, और हमारा तीसरा बैंड भी जो है वो ब्लू कलर का है, और जो हमारा मान लो जो मेरे पास लिमिटेड कलर्स हैं, दूसरा बैंड हमारे पास रेड कलर का है, और चौथा बैंड है ही नहीं, है ना, चौथा बैंड मान लेते हैं है ही नहीं, देयर इज नो फोर्थ बैंड, ऐसा मान लेते हैं कि चौथा बैंड है ही नहीं। अब इस केस में अगर आप देखें तो जो ब्लू है वो हमारे को कौन सा, अब जैसे बी से ब्लैक है, बी से ब्राउन है, और धीरे धीरे आओगे तो कलर लाइट हो रहा है, बिकॉज 1 2 3 हमारे पास बी हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, ऊपर वाले ब्लैक और ब्राउन होते हैं बी, और नीचे वाला ब्लू होता है, जिसका कलर हमारे पास आ रहा है 6, ठीक है ना। अब 6 आ रहा है और एक रेड है, यानी कि 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये हो गया हमारे पास 6, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास 6।
तो इसका मतलब है 6, इसका मतलब है 2, इसका मतलब है 6, और चौथा बैंड नहीं है तो मतलब 20% एरर हो जाएगा। अगर हमारे पास चौथा बैंड ही नहीं है तो एरर कितना हो जाएगा? 20%। सिल्वर होता तो 10% हो जाता। इस केस में क्या आ जाएगा? पहले 2 डिजिट मैंने बताया आपको, जैसे कि 62 इंटू में 10 की पावर ये 6 है, तो 62 इंटू में 10 की पावर 6 आ जाएगा, और प्लस माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास? 20%। प्लस माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास? 20%। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बेसिकली काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन पहले आते थे एग्जाम में, आपको एक रजिस्टर बना के दे दिया करते थे, उसमें अब पेपर तो ब्लैक एंड व्हाइट आता था तो उसमें कलर लिख दिया करते थे, या फिर स्टेटमेंट के फॉर्म में कुछ आता था कि पहला बैंड रेड कलर का है, दूसरा इस कलर का है, तीसरा इस कलर का है, चौथा बैंड नहीं है या चौथा बैंड इस कलर का है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखो। तो ऐसे क्वेश्चन आते थे, एंट्रेंस में अभी भी आते हैं, लेकिन बस अब क्या होता है, जैसे मान लो नीट में क्वेश्चन आया, उसमें क्या कह देते हैं, आपको एक कलर कोड करके रेजिस्टेंस दे देंगे और बोल देंगे इस रेजिस्टेंस को हमने इतने वोल्टेज के साथ लगाया तो बताओ कितना करंट फ्लो होगा। तो पहले आपको कलर कोडिंग से रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है, फिर आपको वोल्टेज दे रखी होती है, ओम्स लॉ V = IR करके हम फिर ओके हो जाता है। ठीक है ना, वो वाली बात भी है। चलिए डन है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, दोबारा बता रहा हूँ, इसको याद करने का तरीका है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। कई बच्चे ऐसे ही बोलते हैं कि सोना चांदी ऐसा कुछ, हु वियर्स गोल्ड सिल्वर ऐसे करके, बट ठीक है वो तो 3 नहीं याद हो ही जाएंगे यार। ओके बच्चों, अब इसके बाद लेकिन हमारा जो आज का मेन काम शुरू होता है वो ये है कि हम मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के अंदर करंट कैसे फ्लो होता है इसके बारे में आज हम बात करेंगे, और फिर कुछ डेफिनेशंस और डेरिवेशंस पे भी आज का हमारा काम रहेगा। ठीक है, एक वायर, ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अभी, हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, बस डेरिवेशन नहीं की थी, वो अलग हो जाएगा। ये हमारे पास एक वायर है और इस वायर को हमने मैग्नीफाई कर दिया। वायर तो ये पूरी ही है, लेकिन इस वाली वायर को हमने ऐसे मैग्नीफाई कर दिया है। अभी हमने इस पर कोई पोटेंशियल, कोई ईएमएफ नहीं अप्लाई किया है बिकॉज स्विच जो है वो ऑफ है, आप देख सकते हैं, है ना। एक्चुअली बच्चों आपको पता हो शायद आज 12th का रिजल्ट भी आ गया है। इससे आपको पता चलता होगा कि हम जैसे आज हम ये वीडियो डाल रहे हैं तो आज मॉर्निंग में हम शूट करते हैं ना। हाँ, ऐसा नहीं हम आपको कोई पुरानी वीडियो शूट करके दे रहे हैं, वो तो आप देखते ही होगे शायद, वो तो आप समझते ही होगे। आज ही हमारा 12th का रिजल्ट आया है और काफ़ी बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला। अभी तक खैर मुझे सारे बच्चों का तो नहीं मिला है, बिकॉज जैसे ही रिजल्ट आया उसके 10 मिनट बाद ही मैं वीडियो शूट करने लग गया, मैसेज छोड़ दिए, स्टोरीज डाल दी हैं कि प्लीज़ रिजल्ट ज़रूर शेयर करें। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट अभी तक जितने बच्चों का मुझे मिला है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। लेकिन जिनका अच्छा नहीं भी आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा, सब जीवन में कुछ ना कुछ कोई ना कोई कर ही लेता है। जिनका अच्छा आया है बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया उनके लिए भी बहुत बढ़िया, वो भी जीवन में कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। ठीक है जी। तो अगर आपका कोई दोस्त, कोई भाई बंधु हमसे पढ़ता था लर्न एंड फन पे, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ता था, चाहे वो OSR अकेडमी में ऑफलाइन पढ़ता है, हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रिजल्ट ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो अच्छे रिजल्ट जिन बच्चों के आ रहे हैं उनके साथ उनका हम रिजल्ट दिखाना भी है, तो ऑब्वियस सी बात है दिखाना पड़ता ही है। और वैसे मैं हमेशा इसके थोड़ा सा वो रहता हूँ कि जिनका रिजल्ट नहीं आया उनके लिए भी हम कुछ करेंगे, क्योंकि कोई बात नहीं है ना, वो भी तो उन्होंने तो मेहनत की है ना। लेकिन जिनका भी फिलहाल रिजल्ट अच्छा आया है वो हमसे प्लीज़ रिजल्ट शेयर करें, नहीं अच्छा है तो भी शेयर करें, और हम उनको दिखाएंगे और कुछ प्लान भी करेंगे हम, जैसे कि शायद एक मीटअप प्लान करें, जिनका अच्छा रिजल्ट आया उनको बुलाएं ऑफिस में हमारे, गुड़गांव में, दिल्ली में शायद, और देखते हैं, बात करते हैं उसके ऊपर। लेकिन प्लीज़ रिजल्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके दोस्त, आपके भाई बंधु अगर हमसे 12th में पढ़ते थे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, कैसे भी, ठीक है। अभी फिलहाल हमने इसके अंदर क्या किया हुआ है, एक सर्किट को लगा दिया, लेकिन अभी स्विच ऑन नहीं किया है। तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे, ऑब्वियस बात है अगर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे होंगे रैंडमली। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा होगा इधर, एक 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 भाग रहा होगा इधर। इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होगा वो रैंडम होगा, कोई फिक्स्ड मोशन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को कहीं पे भी जाने का मकसद ही नहीं है। लेकिन जैसे ही बच्चों मैं इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूंगा, अगर मैं इसी सर्किट को आसान भाषा में कहूं तो ऑन कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, इस स्विच को ऑन कर दूंगा, इस स्विच को क्लोज कर दूंगा, तो क्या ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
ये सारे के सारे जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब उनके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, विच इज इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव या लोअर पोटेंशियल से हायर, अब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगे। तो पहले वाले केस में इन पे जो नेट करंट बन रहा था वो जीरो था, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन जो था वो जीरो था। लेकिन अब इनका कुछ नेट करंट बनने लग जाएगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएंगे। अब यहाँ पे दो डेफिनेशंस आती हैं, दो टर्म्स आती हैं। एक आती है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम लोग VD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, बहुत शॉर्ट में कहें तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल by which it drifts towards the opposite terminal of बैटरी या पोटेंशियल। अगर कोई पोटेंशियल के ऑपोजिट टर्मिनल की तरफ, टर्मिनल वैसे पोटेंशियल का नहीं होता है, बैटरी का होता है, तो बैटरी या सेल यहाँ पे लिखना सही रहेगा। तो अगर कोई सेल या बैटरी के ऑपोजिट टर्मिनल की तरफ जाता है, अगर कोई सेल या बैटरी के ऑपोजिट टर्मिनल की तरफ जाता है, तो ऑपोजिट टर्मिनल की तरफ जाते वक्त वो कितना वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हो रहा है, कितनी वेलोसिटी से रगड़ खाते हुए जा रहा है, इस वेलोसिटी को हम लोग क्या कह देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है ये भी अभी हम निकालेंगे, इसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। लेकिन एक चार्ज पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से ऑपोजिट टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसी के साथ हमारे पास एक और शब्द भी आता है जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम जिसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है, बहुत ध्यान सुनिएगा। मान लो हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, मान लो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या एक इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन पे फोकस करो आप। अब एक इलेक्ट्रॉन जब एक वायर में ड्रिफ्ट कर रहा होगा तो उसके नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे। एक इलेक्ट्रॉन जब एक वायर में ड्रिफ्ट कर रहा होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है टकरा रहा होगा। तो कितना टाइम होगा उसके दो कोलिजन्स के बीच में, यानी कि आप कह सकते हैं टाइम गैप बिटवीन टू consecutive collisions, two consecutive collisions of a charge particle। अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल कौन सा वाला चार्ज पार्टिकल है, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। तो टाइम गैप बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल जा रहा है, फ्लो कर रहा है, अब वो टकराएगा। तो एक बार वो टकराया पहली बार और दूसरी बार, इसको समझो, मान लो एक इलेक्ट्रॉन टकराया यहाँ, फिर वो टकराया यहाँ, ऐसे जा रहा है। तो इस वाले और इस वाले कोलिजन्स के बीच में जो टाइम गैप होगा उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे, लेट्स से टाउ 1। और यहाँ से यहाँ जब वो जाएगा उसको एक रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे, लेट्स से टाउ 2। तो टाउ यानी कि रिलैक्सेशन टाइम क्या है, दो सक्सेसिव कोलिजन, दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम गैप आता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम। अब हम रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, जो कि आओ यहाँ से निकालते हैं। यानी कि यहाँ पे हम निकालना चाह रहे हैं रिलेशन बिटवीन, आप कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में बच्चों हम एक छोटा सा क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आओ भाई निकालें, बहुत आसान है। अगर मैं बोलूं बिफोर अप्लाइंग वोल्टेज, वोल्टेज लगाने से पहले की अगर मैं बात करूं तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो नेट इनिशियल वेलोसिटी होगी पार्टिकल्स की, वो जीरो होगी। क्यों, क्योंकि देखो जब कोई वोल्टेज, कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो रैंडम है, वो रैंडमली कहीं पे भी भाग रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनका ओवरऑल टोटल मोशन होगा, ओवरऑल नेट मूवमेंट होगी, वो क्या हो जाएगी, जीरो।
एक भाग रहा है 5 से तो एक भाग रहा है -5 से, एक भाग रहा है 10 से तो एक भाग रहा होगा -10 से। तो ओवरऑल उनकी जो टोटल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल या वोल्टेज, अगर मैं वोल्टेज या पोटेंशियल लगा देता हूं, उसके बाद जो वी नेट होगा उसको मैं निकालूंगा यू नेट प्लस ए टी से, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो वी नेट तो हो जाएगा, यू नेट तो 0 है, यहाँ पे आ जाएगा ए टी। अब जो टाइम है, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन, लेकिन टाइम जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है, यानी कि टाउ। तो वेलोसिटी आ जाएगा हमारे पास ए टाउ, इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये मैं एक्सेलरेशन कैसे निकालूं। तो एक्सेलरेशन मैं यहाँ पे निकालूंगा फोर्स के फॉर्मूले से। तो यहाँ जो फोर्स हमें लगेगी, क्या वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, याद करेंगे, फोर्स अपॉन में चार्ज। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज। अब फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू में एक्सेलरेशन भी होता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाता है, -e। अगर वायर में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जो कि वही जा रहा होगा, तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, -e। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी -e/m। यहाँ पे छोटा e क्या है, तो छोटा e है हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि माइनस में होता है, और बड़ा e क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिवाइड में m क्या है हमारे पास, मास है यहाँ पे, है ना भाई। अब अगर मैं इसको सेकंड मान लूं और काम खत्म हो जाता है मेरा। पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट, अगर मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर देता हूं, तो मेरे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जिसको मैं नेट वी एन बोल रहा हूँ फिलहाल, ए की जगह मैं पुट कर दूं -e/m, और बाहर हमारे पास टाउ है। तो फाइनली बच्चों जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी -e/τ/m। मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी बच्चों -e/τ/m। तो हमारे पास यहाँ पे छोटा e क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑब्वियस सी बात है। ओ सॉरी, छोटा e क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, बड़ा e क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, डिवाइड बाय m क्या है बच्चों, मास है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमारे पास जो रिलेशन आ गया है वो आ गया है -e/τ/m। ये हमारे पास रिलेशन आ गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आसान सा रिलेशन है यार ये तो, बताओ, डन है। चलिए, तो ये रिलेशन आ चुका है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। आपके हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपस में कैसे रिलेटेड होंगे? तो सुन के तो लग रहा है कि अगर वेलोसिटी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक चार्ज पार्टिकल तेजी से भागेगा। यार देखो, सुन के तो ऐसा लग रहा है ना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन की, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा। अब इसे शो कैसे करें, इसे निकाले कैसे, ये बस देखना है, वो बात अलग है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, या कह लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए, है कि नहीं है देखते हैं, लेकिन होने तो चाहिए, ये तो पक्का है। ठीक है जी, चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक वायर है, इस वायर की हमारे पास जो लंबाई दे रखी है वो लंबाई दे रखी है हम लोगों को बच्चों L। इस वायर की हमारे पास लंबाई है L। ठीक है जी, ये L इसकी लंबाई हो गई, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A। इसकी लंबाई कितनी हो गई L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया A। अब यहाँ पे हमारे पास, इधर आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो होते हुए जा रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो करंट जो है वो ऑटोमेटिकली उधर फ्लो हो रहा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, ये बात बस आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे n क्या है, सबसे पहली बात n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे n क्या है, छोटा n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये आप ध्यान रखिएगा कि छोटा n यहाँ पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसके 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक गिवन वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और ये किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल पे, है ना। कॉपर के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अलग होंगे, सिल्वर के पास अलग होंगे, सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अलग अलग रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात,
अगर मुझे I का फॉर्मूला पूछो तो मैं बोलूंगा Q/T। बोलो, इसको भी मान लो आप सेकेंड इक्वेशन। अब अगर मैं बोलूं टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन गिवन वायर, इस वायर में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो कैसे निकालोगे? शायद आप बोलोगे n इंटू में वॉल्यूम कर दूं, n इंटू में क्या कर दूं? वॉल्यूम। अब n तो n है, और वॉल्यूम की अगर बात की जाए वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या है हमारे पास यहाँ पे? एरिया इंटू में लेंथ। वॉल्यूम कितनी है हमारे पास? एरिया इंटू में लेंथ। तो कुल मिला के हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे NaL। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ये। अब अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना हो तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -e। और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं? NaL। तो हमारे पास जो टोटल चार्ज हो गया वो हो गया -e NaL। ये हमारे पास टोटल चार्ज आया है। इसको मान लेते हैं हम थर्ड। अब इस चार्ज की वैल्यू को अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देता हूं, पुटिंग सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? Q/T, है ना। तो Q की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है बताओ? तो Q की जगह मैंने पुट कर दिया -e NaL। Q की जगह मैंने पुट कर दिया है -e NaL। Q की जगह मैंने पुट कर दिया -e NaL। अब यहाँ पे आखिरी स्टेप बचता है बच्चों, -e Na तो ठीक है। अब यहां से L/T को मैं अलग ले लेता हूं। अब आप मुझे बता दीजिए कि L/T यानी L इज डिस्टेंस फॉर इलेक्ट्रॉन एंड T इज टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। तो यहां, और ये वेलोसिटी कौन सी वाली वेलोसिटी होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां से हमारे पास करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आ जाएगा। और आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन आया है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर E की बात करें तो वो कांस्टेंट है, N की बात करें तो वो भी कांस्टेंट है, A की बात करें तो वो भी कांस्टेंट है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर एक वायर हम ले चुके हैं, लेट कर चुके हैं, तो E/Na ये सब उसके लिए क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो L/T हमारे पास क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हमारे पास आगे जगह हो, नहीं तो मैं यहीं पे कहीं पे लिख देता हूं, आप इसके बाद ही लिखिएगा नोट का पॉइंट, ठीक है ना। इसके बाद ही नोट का पॉइंट आपको ऐड करना है। तो हेंस वी कैन से दैट कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि बाकी सब क्या है? कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे इसके बाद लिखना है आपको, तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा आप कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, जो कि समझ में भी आता है यार, बढ़नी भी चाहिए, क्यों नहीं बढ़नी चाहिए। करंट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन तेजी से भागेंगे ना, और इलेक्ट्रॉन तेजी से भागेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। तो इस तरीके से हम ये बात साबित कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। और ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। खासकर ये रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट कब हो जाता है? क्योंकि इससे और पीछे वाले रिलेशन से, इन दोनों रिलेशन को हम मदद से यहां पे आज एक बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, और वो है ओम्स लॉ को डिराइव करने वाले हैं। चलो अब आप मुझे ना क्वेश्चन का आंसर दो। कई बच्चों में, CBSE बोर्ड की तो मैं बात नहीं कर रहा, दूसरे बोर्ड्स में 8th क्लास में ओम्स लॉ उनके एग्जाम में आ जाता है। मैं जानता हूं, मैंने पढ़ाया भी भाई बहुत साल पहले। शायद ICSE बोर्ड था, मुझे याद नहीं आ रहा, या नहीं हरियाणा बोर्ड तो नहीं था, ICSE बोर्ड होगा या कोई बोर्ड होगा, मुझे याद नहीं है। लेकिन वहां पे 8th क्लास में दे एक्चुअली इंट्रोड्यूस ओम्स लॉ। बट अगर मैं CBSE की बात करूं तो ओम्स लॉ हमारा, उसकी जो इंट्रोडक्शन होती है वो हमारी 10th क्लास से होती है। चैप्टर का नाम है आपको पता ही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ कह ले, है ना। तो वो तो वहां पे शुरुआत होती है, लेकिन वहां पे भी हम ओम्स लॉ को डिराइव नहीं करते हैं। अब एक बच्चे को मैंने बोला, या आप भी बोलो, या आपके मन में भी चलता होगा कि डिराइव ओम्स लॉ। तो जब बच्चे को बोलते हैं ना डिराइव ओम्स लॉ, तो वो कहता है V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू RI। तो ये ओम्स लॉ की डेरिवेशन नहीं हुई है, तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है। ओम्स लॉ की डेरिवेशन मतलब आपको V इज प्रोपोर्शनल टू I प्रूव करना है। ओम्स लॉ की डेरिवेशन का मतलब यही है कि आपको ये प्रूव करना है कि V और I आपस में प्रोपोर्शनल है। यही तो आपको प्रूव करना है, क्योंकि ओम्स लॉ तो यही है।
अगर मुझे ओम्स लॉ प्रूफ, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि आपको अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। तो यही तो आपको साबित करना, यही तो आपको प्रूफ करना है कि V और I आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो V और I को प्रोपोर्शनल कैसे प्रूफ करें? यहाँ पे अब हमें ध्यान देना है कि पिछले जो भी फॉर्मूले हमने आज डिराइव किए हैं उनकी यहाँ पे हमें जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले तो I इज इक्वल टू माइनस ENA VD। अच्छा, अब हम सिर्फ ओम्स लॉ ही डिराइव नहीं करने वाले हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ओम्स लॉ की डेरिवेशन के साथ साथ, ओम्स लॉ की डेरिवेशन के साथ साथ हम लोग ये भी प्रूफ कर देंगे कि हमने R को याद होगा, हमने ओम्स लॉ के साथ साथ ये भी प्रूफ कर देंगे कि R जो है वो प्रोपोर्शनल होता है L के और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A के। हम ये भी प्रूफ कर देंगे आज। तो लगे हाथ आज बहुत सारे काम होने वाले हैं। हमने आपको याद होगा ये भी प्रूफ किया था, बात की थी कि जो रेजिस्टिविटी है वो नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे कैसे करती है उसके बारे में बात कर चुके हैं, तो आज नेचर ऑफ मटेरियल पे भी बात हो जाएगी। अल्टीमेटली आज आप सिर्फ ओम्स लॉ डिराइव नहीं करने वाले हो अभी इस डेरिवेशन में, आप उसके साथ साथ दो और चीजें भी ऑब्टेन करोगे। लेकिन उससे पहले I इज इक्वल टू ENA VD है, ओके। ऑल्सो VD जो है हमारे पास वो है माइनस E टाउ बाय M, है ना। ये दोनों फॉर्मूले हमने आज ही डिराइव किए, तो बस इसको इसमें डाल देंगे, पुटिंग सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट। अगर ऐसा करते हैं तो I इज इक्वल टू माइनस ENA VD की जगह मैं क्या रख दूंगा? माइनस E टाउ बाय M। अब ऐसा करने पे क्या होगा? E से E का स्क्वायर हो जाएगा, N हो जाएगा, A हो जाएगा, E हो जाएगा, है ना, है ना, है ना, है ना। अपॉन में इंटू में टाउ आ जाएगा, अपॉन में M आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरे पास उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? तो I इज इक्वल टू मेरे पास आ चुका है बच्चों E स्क्वायर N A टाउ बाय M। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो V बाय L होता है, अगर आपको याद हो, है ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो V बाय L होता है। मैं यहाँ पे चाहिए आपको याद भी दिलाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इक्वल टू V बाय L पोटेंशियल ग्रेडियंट। सेकंड चैप्टर में ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव भी किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से V को बस एक तरफ ले जाऊं, बाकी सबको उधर ले जाऊं, तो ML अपॉन में E स्क्वायर N टाउ A इनटू में I आ जाएगा। आई होप ये स्टेप समझे हो आप। कुछ नहीं किया, V को छोड़ के बाकी सबको उधर ले गया। चेक कर लो आप एक बार चाहे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ओके। ओ मैंने यादें तेरी कितनी यादों में गुजारी सोनिए सोनिए। ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान सुनना। सबसे पहला सवाल ये है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डायमेंशंस फॉर अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के अगर मैं टेम्परेचर और डायमेंशंस को क्या रखूं कांस्टेंट, तो क्या M L E स्क्वायर N टाउ A, इसमें से ऐसी कोई चीज बता दो मुझे कमेंट सेक्शन पे जो चेंज हो सकती है। अगर मैं बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रख रहा हूं, यानी अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता हूं जो कि ओम्स लॉ ने कहा था, और मैं डायमेंशंस को कांस्टेंट रखता हूं जो कि ओम्स लॉ की शर्त थी कहा था, तो क्या ये सब कांस्टेंट हो जाएगा? अगर ऐसा है तो M L अपॉन E स्क्वायर N टाउ A ये हमारे लिए एक क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएगी। आप चेक कर लो, M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो कांस्टेंट हो गया। L क्या है? लेंथ, डायमेंशन का हिस्सा है, वो कांस्टेंट रखने को बोला है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 की पावर -19। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि नेचर ऑफ मेटेरियल पर डिपेंड करते हैं। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी टकराएंगे, कम करोगे तो लेट, लेकिन टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगेन जो कि एक डायमेंशन है। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा कांस्टेंट हो गया। अगर ये कांस्टेंट हो गया है तो V इज इक्वल टू, मैं यहां पे इस पूरे कांस्टेंट को R बोल सकता हूं, एंड V इज प्रोपोर्शनल टू I आ जाएगा।
एंड v इज प्रोपोर्शनल टू I आ जाएगा। यानी कि बच्चों v जो है वो I के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, v जो है वो I के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और इस पूरे कांस्टेंट को हमने क्या मान लिया है बच्चों, r मान लिया है। यानी ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हमारे लिए किसके बराबर हो चुका है बच्चों, r के। r मतलब कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट एक्चुअली हमें लगता था कि r एक कांस्टेंट तो है, लेकिन आज पता लगा कि r किसके बराबर है। मैं यहाँ पे एक स्लाइड जो है वो इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी मुझे, एक सेकंड दीजिएगा। यस, अब अगर हम लोग बात करें तो यहां पे बच्चों अगर हम यहां पे देखें तो r किसके बराबर हो चुका है, ml अपॉन ई स्क्वायर एन टाउ ए। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा r है वो आ चुका है किसके बराबर बच्चों, ml अपॉन में ई स्क्वायर एन टाउ ए। तो पहली बात तो r का हमें एक नया फॉर्मूला मिल गया, और दूसरी बात ओम्स लॉ प्रूफ हो गई। यहाँ पे हमारा ओम्स लॉ प्रूफ हो चुका है। हमारा काम अगर हेडिंग वाइज देखें तो हमने ओम्स लॉ प्रूफ कर दिया। कैसे? हमने v को I के प्रोपोर्शनल प्रूफ कर दिया, और वही तो ओम्स लॉ का प्रूफ है। लेकिन अगर हम आगे देखें कि हमें और क्या क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली है, हमें और एक्स्ट्रा क्या क्या ज्ञान मिला है, अगर हम इसको देखें तो r इज इक्वल टू एम एल अपॉन में ई स्क्वायर एन टाउ ए। ये अगर हम लोग देखें तो हमें रेजिस्टेंस का पहली बात तो एक फॉर्मूला मिल गया है। अब ध्यान से एक बात सुनिएगा, r इज इक्वल टू एम अपॉन में ई स्क्वायर एन टाउ को मैं अगर अलग ले लूं तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा l बाय ए, हमें यहाँ पे मिल जाएगा l बाय ए। अब आप मुझे बताओ क्या कोई फीलिंग आ रही है आपको? नहीं आ रही तो तुम्हारे पास दिल नहीं है बच्चों, जल्दी बताओ कोई फीलिंग आ रही है? आ रही होगी। क्या आ रही होगी कि ये भी तो एक नया कांस्टेंट है, और इस नए कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रो, या बोलते आए हैं रो बच्चों। यानी कि r इज इक्वल टू रो एल बाय ए, जो फॉर्मूला हमारे पास था, r इज इक्वल टू रो एल बाय ए, जो फॉर्मूला हमारे पास था वो उसकी भी हमने डेरिवेशन कर दी। यानी हमने ये भी शो कर दिया कि जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो एक्चुअली में लेंथ और एरिया के डायरेक्टली, मतलब लेंथ के डायरेक्टली और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो हमने अभी सिर्फ कंसेप्ट वाइज बात की थी, हमने ओरल बात की थी कि यार लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन हमने साबित भी कर दिया। और कमाल की बात सुन लो, हमारे पास रो का एक नया फॉर्मूला भी आ चुका है, विच इज m अपॉन में ई स्क्वायर एन टाउ। अब आप मुझे बताइए, हमने लिखा था कि जो रो है वो सिर्फ डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। अब आप देख लो, नेचर ऑफ मटेरियल चेंज होगा तो n चेंज हो जाएगा, है ना, और टेम्परेचर चेंज होगा तो टाउ। तो ये बात भी साबित हो गई है। यानी बच्चों एक तीर से दो निशानों वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन एक तीर से हमने यहाँ 3 4 5 निशाने मार दिए हैं। पहला निशाना तो हमने ओम्स लॉ की डेरिवेशन नहीं कर दी है, दूसरा निशाना हमने ये वाली बात भी प्रूव कर दी कि जो r है उसका एक नया फॉर्मूला है, पहली बात तो। तीसरा निशाना हमने प्रूव कर दिया कि r रो एल बाय ए होता है, अभी तक सिर्फ हमने ऐसे कंसेप्चुअल लिखा था। चौथा निशाना रो का फॉर्मूला आ गया। पांचवा निशाना बच्चों रो प्रूव हो गया कि वो नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो एक तीर से 2 शिकार, एक तीर से 5 शिकार किए बच्चों हमने। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बात समझ में आनी चाहिए आपको। ओके ओके या ओके ओके? अरे बहुत प्यारी डेरिवेशन है यार, एग्जाम में आ गई समझो, है ना, एग्जाम में आ गई समझो। और बेटा देखो, मैं अगर आप मेरे से कभी ऑफलाइन में पढ़े हो या पिछले साल पढ़े हो 11th में, कैसे पढ़े होगे, हमने तो पिछले साल 11th ऑनलाइन पढ़ाई नहीं। मतलब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं किसी चीज़ को इंपॉर्टेंट लिखता हूं तो मैं उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं लिखता हूं, मैं उसको इंपॉर्टेंट लिखता हूं हमारी लाइफ के, मतलब कि हमारे को आगे वो कितना काम आएगा। और मेरा ऐसा मानना है जो चीज़ें हमको आगे जाके ज़्यादा काम आती है वो अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। क्योंकि अब देखो ऐसे ये डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन ने अपने आप में कितने सारे रहस्य खोल दिए। तो इसलिए आपको समझना है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों रहती है। ठीक है जी, ओके, बोलो एक टॉपिक पढ़े आज और एक्स्ट्रा, ये तो ओम्स लॉ हो गया, डन है। आज हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। ये एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, जिसको हम लोग म्यू से शो करते हैं। अब क्या होता है मोबिलिटी? अच्छा एक बात बताओ,
अगर एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो ज्यादा मोबिलिटी मतलब होता है मोशन, ज्यादा मोबिलिटी मतलब इधर से उधर जाना किसके पास है। तो हमेशा जब मैं ये सवाल पूछता हूँ बच्चों से तो बच्चे कहते हैं 20 वाले के पास, बट आंसर ऐसा नहीं है। 20 वाला ज्यादा जल्दी भाग तो रहा है, लेकिन आपको ये तो पता ही नहीं कि हमने किसको कितनी तेज धक्का मारा था। ये बात बताओ, एक फुटबॉल है जो 10 मीटर पर सेकंड से भाग रही है और एक 20 से, बट हमने कितनी ताकत से लात मारी ये भी तो डिपेंड करता है ना। अब आप ऐसा मत समझना कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है चार्ज की उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। मोबिलिटी में दो चीजें आती है, मोबिलिटी मतलब मोशन तो है, लेकिन मोशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है। कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे ज्यादा से ज्यादा जो तेजी से भाग जाए उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। तो मोबिलिटी क्या होता है, वेलोसिटी of a charge particle per unit electric field applied, per unit electric field applied, per unit electric field applied। मैंने उसको कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दी, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इज कॉल्ड मोबिलिटी। मैंने एक इलेक्ट्रॉन को, एक चार्ज पार्टिकल को कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से वो कितनी वेलोसिटी पे भाग गया, उससे हम बोलते हैं मोबिलिटी। तो अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो मोबिलिटी जिसको हम लोग म्यू से शो कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन, वैसे वायर में इलेक्ट्रॉन, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट हमने उसको कितनी क्या दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी है। ओके बच्चों, तो मोबिलिटी हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि वीडी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बच्चों, ये हमारे पास आ जाता है मोबिलिटी। क्या जाता है, मोबिलिटी। अब अगर मैं आपसे पूछूं मोबिलिटी की एसआई यूनिट बता दो तो क्या बोलोगे, बताओ जी, कमेंट सेक्शन में लिख दो जल्दी से। देखो ईमानदारी की बात है, 37 मिनट्स, 27 कितना होता है, तो 27 होता है, 37 मिनट्स कम से कम 15 सेकंड के आसपास अभी चल रहे घड़ी में, और वो एक्चुअली वहाँ वीडियो रिकॉर्ड होती है ना तो वो पता चलता रहता है। तो आपको मैं यहाँ पे टाइम लैप्स जाके चेक करूंगा, जल्दी बता दो इसकी ऐसा यूनिट क्या लिख रहे हो आप, जल्दी से। ईमानदारी की बात है, अपना ईमानदारी का ये रिश्ता है भाई, सामने तो होनी है आप मेरे, ईमानदारी का रिश्ता है। जल्दी से इसकी एसआई यूनिट बता दो, खटाक से बताना, ऐसे मतलब बढ़िया। ओके डन, नहीं हुआ तो वीडियो पॉज कर दो अभी, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। आप चेक करें सही लिखिए कि नहीं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, और इसकी क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। तो क्या हो जाएगी, देखो इसकी हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, इसकी हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। तो अगर ऐसे लिखें तो क्या हो जाएगी, न्यूटन इनवर्स कूलम मीटर पर सेकेंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन इनवर्स मीटर कूलम पर सेकेंड, जैसे मर्जी लिख लो यार, आपकी मर्जी है ना। बात तो एक ही है, ऊपर वाला नीचे वाला कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बात एक ही है। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, एसआई यूनिट, है ना भाई। अब एसआई यूनिट आ गई, लेकिन मोबिलिटी काम कहाँ आएगा, एक कंसेप्ट है बस। मोबिलिटी का मतलब क्या समझ रहे हो ना आप, कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे जो ज्यादा से ज्यादा तेजी से भाग रहा है उसको हम बोल देते हैं मोबिलिटी, उसकी मोबिलिटी ज्यादा हाई है। मैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूं और इलेक्ट्रॉन धीरे भाग रहा है तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो मोबिलिटी का मतलब कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई ज्यादा से ज्यादा भाग रहा हो तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में किसकी मोबिलिटी ज्यादा है, अगर हम एक नॉर्मल एटम की बात कर रहे हैं, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो कौन जल्दी भागेगा, तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी काफी ज्यादा होती है, प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा के तो निकालना बहुत ही मुश्किल है। आप मान के चलें लगभग इम्पॉसिबल ही है, उसके तो न्यूक्लियर रिएक्शन करानी पड़ती है, न्यूट्रॉन्स को मारना पड़ता है न्यूक्लियस के ऊपर, वो सारे लफड़े रहते हैं, ठीक है जी। तो ये होता है मोबिलिटी। अब इस चैप्टर में हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बचते हैं, एक है ओमेक, नॉन ओमेक, मेसनर्स इफेक्ट, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा जो, अच्छा एक ना टॉपिक है इसमें हीट के ऊपर, कि भाई पावर क्या होता है, हीट क्या होता है। वो जो हिस्सा है, वो जो टॉपिक है वो हमारा 10th क्लास का है इलेक्ट्रिसिटी का। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसा करेंगे,
वो वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा हम फास्ट कराएंगे, बिकॉज वो टॉपिक पुराना है, आप समझ रहे हैं, वो टॉपिक थोड़ा सा ओल्ड है। तो आपको भी लगेगा, आपको भी बोर लगेगा, आप भी कहोगे, आप भी मन मन में बोलोगे हाँ यार थोड़ा फास्ट भी कराया जा सकता है उसको, ठीक है। लेकिन जो इसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बचता है जो कि इस चैप्टर के आगे जाके आएगा, वो है किरचॉफ लॉज, है ना। तो आप को हम ऐसा कह सकते हैं अगला लेक्चर एक और देंगे जहाँ पे हम थोड़ा 10th की बातें वगैरह करेंगे, लेकिन उसके अगला लेक्चर आपको अंदाजा भी नहीं है हम क्या शुरू करने वाले हैं, किरचॉफ लॉ, मतलब जो जीवन बदल देगा। और फिर किरचॉफ लॉ की एप्लीकेशन, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, फिर सेल्फ सीरीज और पैरेलल, और चैप्टर खत्म हो जाए। काफी बड़ा चैप्टर है ये। आप कह सकते हैं हमारी पहली किताब में अगर हम टॉपिक वाइज, कंसेप्ट वाइज बात करें तो ये शायद सबसे बड़ा है। बाकी 4th चैप्टर को भी मैं नाम दे सकता हूँ, वो भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन कंसेप्ट वाइज अगर बात करें तो 4th वैसे ज़्यादा बड़ा है और 3rd सेकंड नंबर पे आता है ना। नंबर ऑफ डेरिवेशन जब हम करेंगे तो ऑल्टरनेटिंग करंट में सबसे ज़्यादा डेरिवेशंस मिलेंगी आपको, लेकिन कंसेप्ट वाइज बात करें तो इस चैप्टर में और 4th चैप्टर में काफ़ी कंसेप्ट हैं। तो कम से कम हमें इसको 6-7 लेक्चर तो देने बनते हैं, है ना यार, इतना तो बनता है यार, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पे हम लोग बेसिक चीज़ें और करेंगे, लेकिन उसके अगले लेक्चर में किरचॉफ के लॉ करेंगे। थैंक यू सो मच।